चलिए हेलो एवरीवन। चलिए ध्यान दें, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डेट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? फर्स्ट थिंग, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ये वो वेलोसिटी होता है किसी भी प्लेनेट वगैरह, कुछ भी हम लोग अर्थ, मून, मार्स, स्टार्स हम लोग कंसिडर करें, किसी भी प्लेनेट के सरफेस से या फिर किसी भी हेवनली बॉडी के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को एक छोटे से मास को उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकना, दैट विल बी माय एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा हमारा कुछ भी समथिंग, कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, और इसके ऊपर ये मास रखा हुआ है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, और मैं कहाँ फेंकना चाहता हूँ इसको? इसकी जहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड जा रही है उससे बाहर फेंकना चाहता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ जा रहा है उससे बाहर फेंकना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करें? बहुत ही आसान, देखो क्या होगा। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो। द minimum velocity with which a particle, which an object with which an object is projected such that it just overcome gravitational pull. So that the minimum velocity with which an object is projected such that it just overcome gravitational pull, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है। मैंने ऐसा बोला था कि सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो, एक जिस जगह पर मुझे वो लेकर आना है, पॉइंट मास लेकर आना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है, और इस पॉइंट मास को मैं लेकर आया था इन्फिनिटी से। तो ऑन दिस सरफेस जब यहाँ से वहाँ से यहाँ पर लेकर आया, तब आपने बोल दिया था कि जो एनर्जी लगी है या फिर जो वर्क डन करना पड़ा है वो कितना लगा है? Gmm/r। ये डेरिवेशन करा हुआ है हम लोगों ने, लिमिट्स प्लेस करे थी, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले में हम लोगों ने डेरिवेशन करा था इन्फिनिटी से आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? उल्टा करना है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसे वापस कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी पे भेजना है। इसे वापस कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी पर। तो जब मैं ये कंसीडर करूँगा, मैंने वहाँ पर भी बोला था, मुझे कोई और दूसरे मासेस से, कोई और दूसरे फोर्सेस से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उससे मतलब है। बाकी और दुनिया में कोई नहीं है, बाकी और दुनिया में आप कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही डील किया जाता है, ठीक है। तो वहां से लाने में -Gmm/r लगा, वापस भेजना है वहां तक तो इतना ही लगेगा, अरे कंजर्वेटिव फोर्स से, पर पॉजिटिव लगेगा, हाँ या ना? ठीक है, समझ पा रहे हो? पर पॉजिटिव लगेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप वो छोटा सा डेरिवेशन कर लो, क्या करोगे आप? वो Gmm वर्क डन कर लेना, F.dr, ठीक है, उसमें लिमिट्स रख लेना आप लोग r टू इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। r टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा ना। इतना वर्क करना पड़ेगा,
इतना वर्क करना पड़ेगा और मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। मतलब मुझे इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इस एनर्जी के बराबर होगी, इस वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। सिंपल सा, बिल्कुल कुछ नहीं करा है। आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के भी लिख सकते हो। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो जाएगा 0, वर्क डन हो जाएगा माइनस gm/r। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा ना, सॉल्व कर रहा हूं, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, वर्क डन हो गया gmm/r। यहाँ से m से m कैंसल आउट हुआ। ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल आउट हुआ। आपको जो v स्क्वायर दिख रहा है किसके बराबर दिखेगा, 2gm/r के बराबर दिखेगा। इसके बराबर दिखा, 2gm/r के बराबर दिखा। इसको मैं बोल रहा हूँ √2gm/r। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी √2gm/r। नाउ अब अगर मैं r और r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब अगर मैं r और r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, gm/r² into r। gm/r² क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू √2gr। कैसे करा है, समझ में आया पूरा, अत्यधिक आसान। ठीक है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ वेलोसिटी निकाली। उसमें क्या करा है मैंने, जो धरती पे एनर्जी जितनी थी इसके पास उसको बाहर फेंका है। थोड़ा सा इसको रिलेट समझो इससे। ठीक है, जब मैं इंफिनिटी से लेकर आया तो कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना करना पड़ा, -gmm/r। आप इसको ध्यान से देखोगे, माइनस करना पड़ा, मतलब वर्क मैंने करा नहीं, वर्क मुझे मिला है ना। अरे ये खुद ही खींच लेगा, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंफिनिटी पे जा रही है तो। ठीक है, अब मुझे इसको इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, तो कहाँ भेजना है, इंफिनिटी पे भेजना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हमारे आपके पास फॉर्मूला है इसे u इक्वल्स टू r, ये वाला फॉर्मूला रख सकते हो, u इक्वल्स टू r से इंफिनिटी। ठीक है, f डॉट dr करके रख देना, f क्या हो जाएगा, gmm/r²। इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, क्या करा मैंने, ये एनर्जी, यही वर्क डन किसके बराबर, ये किसको दूंगा मैं, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूंगा इतनी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ mv² इक्वल्स टू स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल आउट हुआ, v² इक्वल्स टू 2gm/r, v इक्वल्स टू √2gr। दिस विल बी माय एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेनेट के बाहर फेंकना है, उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर करना है, तो कितनी रफ्तार देनी पड़ेगी उसे, √2 उसका खुद का g। अगर धरती है तो धरती का g, कोई और दूसरा प्लेनेट है तो उसका g, कोई मून है तो उसका g, और उसका रेडियस। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए कुछ बातें और लिख लेते हैं अबाउट एस्केप वेलोसिटी। वो बातें क्या होगी, नॉलेज वाली बातें। ये जो रिजल्ट तो आ गया हमारा, अब जब मैंने रिजल्ट ध्यान से देखा, वेलोसिटी मुझे मिल गया √2gr। ठीक है, इसमें एक खास बात ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, it is independent of direction and mass of the body, जो mass of the projected body। ठीक है, देखो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में फेंको, ऊपर फेंको, इधर फेंको, लेफ्ट फेंको, राइट फेंको, किधर भी फेंको, बस आपको वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, इतनी अगर आपने वेलोसिटी दे दी, फिर किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो,
वो उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से या फिर उसके ग्रेविटेशनल पुल जो लगाएगा उससे बाहर हो जाएगा, उससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ना डायरेक्शन का मतलब सेंस है, ना उसके मास से मतलब है, ना उसके मास से मतलब। देखो आ रहा है क्या उसका मास, ये मास और मास तो कैंसिल आउट हो गया, मास और मास तो कैंसिल आउट हो गया। तो 1 किलोग्राम का मास फेंकूं या 10 किलोग्राम का फेंकूं या 100 किलोग्राम का फेंकूं, वेलोसिटी अगर इतनी है तो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ के लिए डिफाइन कर ले। अर्थ के लिए कितना होगा, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ कितनी होगी? अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास या फिर जी ले लो आप डायरेक्ट, या तो इस वाले फॉर्मूले में रख लो या उस वाले फॉर्मूले में रख लो। जी पता है, जी में ले रहा हूँ डायरेक्ट, ये आसान हो जाएगा। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा आर मुझे पता है 6400 किलोमीटर, प्लेस करो उसको फॉर्मूले में तो आपको मिलेगा √2 9.81 इंटू 6400 इंटू 10⁻3। आप जब इसे सॉल्व करोगे पूरा कंप्लीट, जब सॉल्व कर लोगे आप लोग इसे, ठीक है, और फिर उसको न्यूमेरिक वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11.4 किलोमीटर पर सेकंड। 11.4 किलोमीटर पर सेकंड। ये छोटी रफ्तार है या बड़ी रफ्तार है? 1 सेकंड में लगभग 11.5 किलोमीटर 1 सेकंड में। बहुत बड़ी रफ्तार है, बहुत बड़ी रफ्तार है। तो अगर इतनी रफ्तार मैंने दे दी, किसी भी डायरेक्शन में दे दी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन है, इधर दिया, ऊपर फेंका, कहीं भी फेंका, तो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा धरती के। ठीक है, 11.4 किलोमीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे इंडिपेंडेंट तो बता दिया हम लोगों ने, डिपेंड किस पे कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड मास। कैपिटल आर पे डिपेंड करा आपने देखा, और जी जो होता है वो उसके मास पर डिपेंड करता है। जी जो स्मॉल जी होता है वो क्या होता है? उस प्लेनेट के मास पर डिपेंड करता है। रेडियस एंड मास ऑफ द रेफरेंस प्लेनेट, या कोई भी मास है रेफरेंस प्लेनेट। ठीक है, जिस प्लेनेट से फेंक रहा हूं, या फिर प्लेनेट ना हो और कोई भी कोई ऑब्जेक्ट अगर है, सन मून स्टार व्हाटएवर, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? उसका रेडियस कितना है, इसके वेलोसिटी और मास कितना है। ठीक है ना, अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट? अगर ये एस्केप वेलोसिटी पे नहीं दे पाया, फिर भी मैंने कुछ इससे छोटी वेलोसिटी से फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? ध्यान दो, -GMM by R। ठीक है ना, प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये कौन सी है? प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ? अब जैसे ही मैंने इससे कम फेंका, तो क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? मैंने फेंका, ठीक है,
तो या तो ऐसा होगा कि हम लोग जो बॉल फेंकते हैं तो बॉल वापस नीचे आ जाता है ना, क्योंकि हम इतनी वेलोसिटी दे ही नहीं पाते बॉल को कि वो पूरा ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस कर जाए, बहुत बड़ी रफ्तार है क्योंकि ये, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि मैं उसे किसी एक ऑर्बिट पे सेट कर दूंगा, किसी एक ऑर्बिट पे सेट कर दूंगा, ठीक है। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं जाएगा, पर एक वो ऑर्बिट पे चले जाएगा। ऑर्बिट पे फिर क्या होने लग जाएगा उसका, वो रिवॉल्व राउंड करने लग जाएगा धरती को, वो रिवॉल्व राउंड करने लग जाएगा धरती को। तो दो पॉसिबल केसेस है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो कोई रिवॉल्व राउंड करने लग गया है धरती के किसी ऑर्बिट पे, और वो कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, तो क्या हो जाएगा उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है, r प्लस एच के बराबर होगी। ऐसा कुछ होगा, माइनस जी एम एम बाय आर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, ठीक है। बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन जैसा लगाया है, वैसे लगाया है मैंने, उधर का दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा टिल्ट कर ले, यप नाउ इट इज विजिबल। हाँ, जी एम एम बाय आर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर प्लस एच। ना कुछ नहीं करा, क्या करा है मैंने, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। उसके बाद वो जीरो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके क्या हो गया, वो जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हाइट निकाल सकते हो आप लोग, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी निकाल सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे कर लेते हैं इसको, अच्छा स्मॉल एम से स्मॉल एम तो कैंसिल हो गया, जो बच रहा है वो बच रहा है माइनस जी एम बाय आर हाफ ऑफ वी स्क्वायर पी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, ठीक है, ये इसके वेलोसिटी के बराबर नहीं हुआ, माइनस जी एम बाय आर प्लस एच, आर प्लस एच। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बस ये इतना बहुत है, मैं बस एक जस्ट आपको केस बता रहा हूँ। यहाँ से आप चाहो तो एज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी हाइट पर रहेगा, ठीक है। इतनी मैंने मान लीजिए 15 किलोमीटर पर से 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार दी, तो कितनी हाइट पर जाकर रुक जाएगा और वहाँ से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे आप चाहो तो फिर वो मतलब थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन होगा, पर सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं कर रहे हैं, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। कुछ नहीं करता हूँ कि कितनी हाइट पर जाएगा, ठीक है ना। इसमें सेकंड केस क्या बनता है, इसमें सेकंड केस क्या बनता है कि मैंने जो रफ्तार दे दी, अब ये वाली जो रफ्तार थी वो तो जस्ट ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए, जस्ट ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो ये इस रफ्तार से ज्यादा रफ्तार दे दी, तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन कैसा लगेगा, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कहां पर था, वो सरफेस पर था, ठीक है, प्लस उसके बाद कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हमने इनिशियली, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर पी, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल गया, मतलब 15 किलोमीटर पर सेकंड दे दिया। तो जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद फिर उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, आई एम उससे मैं सिर्फ v बोल रहा हूँ, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप इस वेलोसिटी v को भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एम से एम तो कैंसिल हो गया, हाफ ऑफ वी स्क्वायर, इसको आप थोड़ा सा रिअरेंज करोगे तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर, ये इधर भेजा और ये इधर भेजा, ठीक है, वी स्क्वायर पी माइनस वी स्क्वायर हाफ एज इट इज जी एम बाय
आर वी स्क्वायर पी माइनस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2gm बाय आर, 2gm बाय आर। इसको इधर उधर कर लो तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, मतलब इसको उधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया, तो ये वी प्रोजेक्शन वेलोसिटी कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने क्या डिस्कस करा, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में जो जो पॉसिबल केसेस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। बस एक जो सबसे काम की बात है वो ये है कि ये जो होती है एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ दैट इज 11.4 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत बड़ी रफ्तार होती है। दूसरा, अगर इतनी रफ्तार मेरे पास आ गई है किसी तरीके से, तो ये उसके ना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना मास पे डिपेंड करता है, ना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना मास पर डिपेंड करता है। ओके, हियर इज माय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, ध्यान दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, सपोज कोई सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट क्या कर रहा है? ऐसा कुछ कर रहा है सैटेलाइट, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस प्लेनेट और मास m, इसका मास है स्मॉल m, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो मास है, ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब कुछ एक इसकी डेफिनेट रफ्तार v होगी ऐसी, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, आउटवर्ड डायरेक्टेड, आउटवर्ड डायरेक्टेड। वो किससे होगा? ठीक है ना, वो जो हमने ऐसा देखा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर वो खुद पार्टिकल है उस पर कैसा महसूस हो रहा होगा? बाहर की तरफ जाते हुए महसूस हो रहा होगा। ऑल्दो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स अलोंग द सेंटर, मतलब अलोंग द सेंटर ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो मेरा ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो रहा है, जो मिल रहा है इसको, वो किसके, मतलब वो कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। ठीक है ना, m v स्क्वायर बाय ना, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में बोल रहा हूँ r, इट इज इक्वल्स टू g m m बाय r स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल m ने स्मॉल m को मारा तो v स्क्वायर इक्वल्स टू मुझे मिला, और r से ये वाला r भी कैंसिल हुआ, वो मिला मुझे gm बाय r, तो v इक्वल्स टू मुझे मिला अंडर रूट ऑफ gm बाय r। v, अब इसको मैं बोल रहा हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको मैं बोल रहा हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी। कुछ नहीं करा है, सिर्फ फोर्सेस को इक्वेट करा है। ठीक है, कोई भी अगर सैटेलाइट घूम रहा है किसी भी प्लेनेट के अराउंड तो कुछ रफ्तार से घूम रहा होगा। ठीक है ना, या फिर ऐसा बोलूं कि किसी सैटेलाइट को मुझे किसी प्लेनेट के पास घुमाना है तो उसे कितनी रफ्तार देनी पड़ेगी? वो रफ्तार कितनी होगी? इतनी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इससे कम दिया तो क्या होगा? वो ऐसे कम दिया और वो धीरे धीरे इट विल फॉल ऑन द अर्थ, इट विल फॉल ऑन द अर्थ, या फिर वो डिसाइड जो भी प्लेनेट है। ठीक है, अगर कम दिया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर कम दिया तो यार, हाँ ठीक है, अगर कम दिया, ठीक है, तो क्या है? ऐसा ऐसा पाथ फॉलो करेगा, जिसे स्पाइरल पाथ भी बोल सकते हैं, स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। मतलब एक्चुअल में क्या होगा, अगर स्पाइरल पाथ की बात करनी है तो ऐसे 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 करके ऐसे गिर जाएगा वो। ठीक है ना, ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर उस सैटेलाइट की रफ्तार कम है तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? ऐसे ऐसे, इट विल कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट एंड फाइनली फॉल हियर। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी में चलता रहेगा, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है और मतलब ऐसा, फिर वो बाहर जाएगा। ठीक है, ऐसे 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 घूमता रहेगा।
ठीक है। कब बाहर हो जाएगा? जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी किससे ज़्यादा हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी से अगर ज़्यादा होगी तो ये फिर ग्रेविटेशनल पुल को मतलब हमारे इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी कुछ रफ्तार होनी चाहिए किसी भी सर्टेन एक हाइट पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैं अर्थ के कितने हाइट ऊपर सैटेलाइट मैंने रखा है और उसको इतनी वेलोसिटी दी है तो कितनी हाइट पर जाएगा, वो ऐसा कुछ 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी रखूं और कितनी हाइट पर रखूं, ठीक है। तो अगर दिस विल बी माय रेडियस ऑफ दैट अर्थ या फिर प्लेनेट और ये हो जाएगा मेरा हाइट h, यहाँ पर सिंपली प्लेस कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा v0 इक्वल्स टू जी एम आर प्लस एच, ठीक है। v ऑर्बिटल इक्वल्स टू जी एम आर प्लस एच, ठीक है ना। तो ये कोई भी प्लेनेट कोई भी उसके लिए निकाल सकता हूं, ठीक है ना। आप इसको और फिर अगर चाहो तो g और m की वैल्यू नहीं रखनी तो फिर क्या करेंगे, अगर अर्थ के लिए डिफाइन करना तो g डिफाइंड है मेरा, तो r स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। r स्क्वायर का जैसे आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तब क्या हो जाएगा, या फिर हाँ तो ये g हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच, जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच ऐसा हो जाएगा। वो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि मुझे g की वैल्यू मालूम रहती है, ठीक है ना। अगर ये जो h है, अगर ये h है, ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ बहुत छोटा है, अगर ये h इज बहुत छोटा टू r, अगर दिस h इज बहुत छोटा टू r तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, ठीक है ना। ये h टेंडिंग टू बी 0, या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जस्ट धरती के सरफेस पे मुझे क्या घुमाना है, अपना एक सैटेलाइट घुमाना, जस्ट धरती के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, कितनी रफ्तार हो जाएगी, वो रफ्तार कितनी होगी ना। ये तो देखा आप है, अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो v एस्केप इज गिवन आपका आया था √2 gm बाय r, तो v एस्केप क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल। कहां पर, ये तभी पॉसिबल है कहां पर, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहां पॉसिबल है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ ना। उसको आप निकालोगे तो v तो हमने निकाला था, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप v ऑर्बिटल यहां से कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो इट विल कम अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे धरती के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट जस्ट घुमाना बिल्कुल धरती के पास, तो उसको कितनी रफ्तार देनी पड़ेगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिक्कत प्रॉपर नोट कर लें इसे। नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ा रहा हूँ, अब ऑर्बिट घूम रहा है ना, ये हमारा सैटेलाइट घूम रहा है इस ऑर्बिटल पाथ पे, तो कितने टाइम में घूम जाएगा वो भी एक सवाल बन सकता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रब कर रहा हूँ पूरा प्रॉपर, ध्यान दो। सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। मैं एक बात जानता हूँ, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हो। और ओमेगा क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर, ध्यान देना। तो 2 पाई आर अपॉन v, 2 पाई आर अपॉन v, और ये v क्या है, यही तो रफ्तार है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको प्लेस कर देते हैं। तो t इक्वल्स टू 2 पाई r, v को मैं बोल रहा हूँ अंडर रूट जी एम बाय आर, अभी वैल्यू निकाला था, तो अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, ठीक है ना। स्क्वायरिंग कर रहा हूं क्योंकि ये रूट वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, नीचे वाला आर आ गया ऊपर, है ना, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय जी एम, डिवाइडेड बाय जी एम। यहां से आप बोल सकते हो क्या, टी स्क्वायर इक्वल्स टू
4 पाई स्क्वायर अपॉन gm, 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm r क्यूब। नाउ ये अगर कोई जानता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टाइम पीरियड ऑफ एनी रिवॉल्विंग बॉडी, टाइम पीरियड ऑफ एनी रिवॉल्विंग बॉडी का जो रिलेशन नजर आ रहा है, ये वाला जो चीज होता है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट और मास ऑफ द रेफरेंस बॉडी इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का उसके डिस्टेंस के साथ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। मैंने हाइट कैसे निकालते हैं सैटेलाइट को बता दिया है। वो क्या करूँगा, सिर्फ उस r की जगह r प्लस एच लिख लूँगा और फिर वहाँ से सॉल्व कर लूँगा। r की जगह क्या लिख लूँगा, r प्लस एच लिख लूँगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो भी बता दें। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये कहाँ पर है, सिर्फ नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। कहाँ पर है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। नाउ हियर कम्स माय टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व अराउंड कर रही है किसी भी प्लेनेट को तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हम लोग ये बात जानते हैं, टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, अरे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी, माइनस जी एम एम बाय जितनी दूरी पर है वो सैटेलाइट। इस r को आप कैपिटल R प्लस एच भी बोल सकते हो, है ना। इस r को आप कैपिटल R प्लस एच भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा है मेरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। पर ये v तो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में निकाल चुका हूं, दैट इज अंडर रूट ऑफ gm बाय r। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, gm बाय r के बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या आ रहा है, बहुत ही कमाल का काइनेटिक एनर्जी आपको मिलने वाला है। हाफ m, v की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पर, v स्क्वायर की वैल्यू gm बाय r। आप देखोगे तो gm बाय 2r। पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी अत्यधिक आसान, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, कितना, माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। और अरे ये यहाँ पर स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा, क्योंकि सरफेस की बात थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आर दूरी पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। आर आर प्लस जी एम बाय आर। मुझे इतना समझ में आ गया कि ये वाली चीज तो कॉमन आएगी। अब -1 + 1/2 तो बचेगा -1/2। टोटल एनर्जी कितना आ गया, -gmm/2r, -gmm/2r। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये ना काइनेटिक एनर्जी। तो ये था टोटल एनर्जी gmm/2r, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रेशियो कितना होता है। पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये भी लिख देता हूँ यार, इतना संघर्ष क्यों करना। पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये ध्यान रखना। कुछ ये दो बातें, टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और क्या हो सकते हो, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ
टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। हाँ है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, ठीक है। ये रिलेशन कुछ निकलते हैं फॉर द एनर्जी। नाउ वी विल गो विद द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, किसका किसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ वही हमारा सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं, एल से करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, एल से करते हैं। ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू आर, लीनियर मोमेंटम इनटू आर, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूँ mvr, ठीक है ना। ये आगे v क्या है, वही हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो L इक्वल्स टू एम आर, v की जगह मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ gm बाय r, अंडर रूट ऑफ gm बाय r, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर r स्क्वायर gm बाय r, ये r से ये वाला r कैंसल, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m का स्क्वायर इनटू r। हाँ ठीक है, L स्क्वायर इक्वल्स टू G M स्क्वायर बाय r। कुछ नहीं करा, बस वैल्यूज प्लेस करी हूँ। दिस विल बी माय एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर। आप आर एल इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने स्क्वायर कर दिया है। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द रेफरेंस बॉडी, ये हो जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट। दिस इज माय मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है ना। हमने ऐसा देखा था कि अगर कोई इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज प्रेजेंट, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज प्रेजेंट देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है ना। ये देखो, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज प्रेजेंट देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम जो रहने वाला है हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, वो इतना रहने वाला है। एंगुलर मोमेंटम रहने वाला है कितना, कांस्टेंट रहने वाला है, और कितना रहने वाला है, इतना रहने वाला है, ठीक है। आप अगर इसको चाहो तो जी वाले टर्म्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल जी वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले टर्म्स में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, नो इफ ना, एक टर्म ले रहा हूं मैं बच्चों, उसको मैं बोल रहा हूं एरियल वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूं, एरियल वेलोसिटी। अभी एरियल वेलोसिटी क्या होता है, dA बाय dt। अब मैं जानता हूं कि कोई भी सैटेलाइट वो कैसा रिवॉल्व राउंड करता है, सॉर्ट ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है। कोई इलेप्टिक ऑर्बिटर ना भी हो, मतलब जो सर्कल होता है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। सर्कल होता है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। ये रहा हमारा, इसके अबाउट ये कोई सैटेलाइट यहां से यहां, इसकी रफ्तार कितनी है v, और यहां से यहां चले गया। इसने कितना एरिया कवर करा, इतना एरिया कवर करा, ठीक है ना। एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इतना एरिया कवर करा, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी थी v, और मैं ऐसा बोल रहा हूं dt टाइम ने कितना एरिया कवर करा इसने, इतना। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, v dt हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v dt के बराबर हो जाएगी, v dt के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। v dt के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये एरिया
ए, छोटा सा एरिया डी ए, ठीक है। नाउ दिस विल बी माय रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, दिस विल बी माय रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो यहाँ पर अगर मैं डी ए बाई डी टी की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं डी ए बाई डी टी की वैल्यू रखता हूँ तो डी टी एज इट इज रखा, डी ए क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे इट इज अ रेक्टेंगल, आप ध्यान से देखोगे तो इट इज ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। बेस कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, VDT, और हाइट कितनी, r के बराबर, हाइट कितनी, r के बराबर, ठीक है। तो 1/dt एज इट इज रख रहा हूं, हाफ ऑफ बेस इज माय VDT, ठीक है, इनटू r, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, सिंपल। dt से dt कैंसिल हो गया, तो dA/dt जो मुझे मिल रहा है वो हाफ ऑफ RV के बराबर मिल रहा है, इसके बराबर मिल रहा है, हाफ ऑफ RV के बराबर मिल रहा है, ठीक है। आप जब ध्यान से देखोगे तो RV इज इक्वल्स टू L बाय M, RV इज इक्वल्स टू L बाय M, है ना, L इक्वल्स टू MVR, तो RV इज इक्वल्स टू L बाय M, तो dA/dt इक्वल्स टू RV की जगह मैं लिख रहा हूं L 1/2 एज इट इज बाय M, नाउ L बाय M। तो जो एरियल वेलोसिटी होती है, जो एरियल वेलोसिटी होती है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है ना, कितना एरिया कवर करते जा रहा है एक छोटे टाइम में, ठीक है ना। एरियल वेलोसिटी समझ पा रहे हो, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कितना इतना एरिया कवर कर रहा है छोटे छोटे टी टाइम में। तो वो जो एरिया कवर करता है, वो जो एरिया कवर करता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट कैसा होगा, अभी आपने बोला कि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, और उसका मास ऑफ द सैटेलाइट विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ कि dA/dt भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और ऐसा बोलने वाला हूँ एक और स्टेटमेंट कि कोई भी सैटेलाइट इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया कवर कर रहा है। सपोज ये 1 मीटर स्क्वायर कवर, सपोज 1 मीटर स्क्वायर बहुत ही छोटा 1 मीटर कवर कर रहा है एक पहले सेकंड में, तो अगले सेकंड में कितना कवर करेगा, 1 मीटर स्क्वायर कवर करेगा इन द नेक्स्ट सेकंड, और ऐसा ही चलता जाएगा, ऐसा ही चलता जाएगा। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दो। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ अवर ग्रेविटेशन, और लास्ट टॉपिक है तो मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, ठीक है। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। अब केपलर की जो लॉज है बच्चों, थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें गैलीलियो का भी काम है, कुछ टाइको ब्राहे का भी काम है, और ऐसे कुछ एरिस्टोटल भी ऐसे कुछ आते हैं, व्हाटएवर, ऐसे मतलब 3-4 साइंटिस्ट का मिलके कंबाइन रिजल्ट किसने दिया था, केपलर ने दिया था। क्या क्या समझाया था, 3 लॉज थे, लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ ऑर्बिट। अब लॉज ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, लॉज ऑफ ऑर्बिट ये कहता है, हाँ किसके लिए डिफाइंड है, प्लैनेट्स के लिए, किसके लिए डिफाइंड है, लॉज ऑफ ऑर्बिट ये कहता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट लिखूंगा, विद सन एज वन ऑफ इट्स फोसाई, विद सन एज वन ऑफ इट्स फोसाई। चलो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, planets revolve around the sun, around the sun in an elliptical orbit with one of its foci, with one of its foci, foci या फिर फोकस, फोकस भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फोसाई भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। होता क्या है वो समझ लेते हैं, होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला
रिवॉल्व अराउंड, ये सब तो समझ में आता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या हो रहा है वो मैं समझा रहा हूँ। तो एलिप्स, एलिप्टिकल स्टैंड्स फॉर एलिप्स, ठीक है, ठीक है। नाउ एलिप्स कैसे बनता है, सपोज यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ऐसा एक झंडा गाड़ दिया, यहाँ पर भी एक झंडा गाड़ दिया है, ठीक है। अब इस झंडे के बीच में मैंने क्या करा है, एक रोप बांध दिया, इस यहाँ से यहाँ तक एक रोप बांध दिया है। और रोप जो होगा इन दोनों के बीच की दूरी से बड़ी होगी, मतलब एक्सैक्ट ऐसा टाइटली नहीं बांधना है, कुछ ऐसा इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी ऐसा बना दिया, स्माइलिश टाइप का बना दिया है, ठीक है ना। अब जब उसको मैं कोई भी एक पेन रखा आपने और उसे खींचा तो इट विल समवेयर बी अराउंड हियर, और उसको ऐसे पेन के कैप में फंसाकर, पेन की नीब में फंसाकर ऐसा कुछ पाथ बनेगा, पेन की नीब में फंसाकर ऐसा कुछ पाथ बनेगा। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा सन हो जाएगा। तो प्लेनेट जो रिवॉल्व राउंड करता है वो कुछ ऐसा करता है, ठीक है। अब कुछ इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, वेदर, ठीक है। एग्जैक्ट बीच में होता तो एक ही मॉडरेट टेम्परेचर रहता हर जगह, गर्मी होती या फिर विंटर ही होता, बारिश होती, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा अर्थ घूम रही है, इस वजह से यहाँ पर जब मैं आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। यहाँ से दूर गया तो यहाँ पर अगर दूर पहुंच गया तो विंटर हो जाएगी। तो कुछ इस वजह से हमारे वेदर आते हैं, और यही रीजन है कि हमारी जो धरती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के आसपास घूमती है, ठीक है ना। आप जब यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं एनर्जीज के टर्म्स में बात करूं, एनर्जी के टर्म्स में बात करूं, Gmm/2r काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर r सबसे छोटा, तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहाँ मिनिमम क्यों, वहां पे भी आ रहा था, पर वो कहाँ हो रहा है, नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। अरे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी को कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या है, वही कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, सिंपल सी बात। यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि वो नीचे आर आ रहा है, ठीक है, मिनिमम होगा। यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और इन पोजीशंस को बोलते हैं बच्चों पेरिजी पोजीशन और अपोजी पोजीशन, पेरिजी पोजीशन और अपोजी पोजीशन। तो ये कहलाता है पेरिजी, ये कहलाता है अपोजी। नाम है, कोई नाम से इतना कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, पर भी आप याद रख लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं है, ठीक है। ये पहला लॉ खत्म, ठीक है। क्या है, सिर्फ इतना सा बोला, लॉस ऑफ ऑर्बिट्स। ये कहता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट में करेंगे तो ये एलिप्स है, ये वाला जो बड़ी कहलाती, बड़ी लाइन जो कहलाती है वो मेजर एक्सिस कहलाती है, ये वाली लाइन जो कहलाती है वो माइनर एक्सिस कहलाती है। नाम से ही डिफाइंड है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लॉ, लॉज ऑफ एरिया, लॉज ऑफ एरिया क्या बोलते हैं इसे, लॉज ऑफ एरिया, ये लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ एरिया, ठीक है। लॉज ऑफ एरिया, तो लॉज ऑफ एरिया क्या होता है, ठीक है। तो सन का जो, जैसे यहाँ पर है तो ये एक्सिस है, ये मतलब यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट, दिस लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट स्वीप्स आउट, झाड़ू लगाती है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग planet and sun sweeps out
equal areas in equal interval of time, ठीक है। क्या होता है ये भी समझ लो। ये रहा हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये रहा वन ऑफ इट्स, ठीक है। सपोज अभी मैंने बताया था, आप अगर थोड़ा सा पुराना याद करोगे तो मैंने एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट में बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम कुछ बनाया था, ठीक है। यहाँ पर डी ऐसा कुछ बताया था, ये डी ना। अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, रोटेशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर है प्लेनेट, यहाँ पर है प्लेनेट, ये यहाँ से यहाँ आया सपोज dt टाइम में, और ये यहाँ से यहाँ आया अगेन dt टाइम, सेम टाइम दोनों का। अगर ये दोनों का सेम टाइम है, ठीक है, तो क्या होगा? सेम टाइम है तो क्या, ये इक्वल एरिया स्वीप करेंगे। सपोज मैं इसे बोल रहा हूँ dA1, सपोज इसे मैं बोल रहा हूँ dA2, तो ये वाली लाइन यहाँ पर इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर टाइम सेम है तो dA1 इज इक्वल्स टू dA2, ठीक है। इतना बोल रहा है हमारा कौन सा, लॉज ऑफ एरियाज, लाइन जॉइनिंग प्लेनेट एंड सन, ठीक है, स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो वहां पर वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा, ठीक है ना। विच मीन्स आपको क्या समझ में आया यहाँ से? यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, यहाँ पर जो धरती चलेगी वो फास्ट चलेगी कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये छोटी सी जगह में बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, और यहाँ मुझे ज्यादा घुमाना पड़ेगा तब इक्वल एरिया बन पाएगा। तो यहाँ पर जब चलता है तो क्या हो जाएगा, तेज चलेगा। यहाँ पर प्लेनेट कैसे चलेंगे, तेज चलेंगे, यहाँ पर स्लो चलेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर हो गई काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। अरे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर हुई, मतलब यहाँ पर तेज चल रहा है, यहाँ पर धीरे चल रहा है, ठीक है, तभी तो ये लॉ फॉलो होगा, ठीक है। और जो मैंने आपको लॉ ऑफ मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट बताया था आपको, ठीक है, dA/dt इक्वल्स टू L/2m आया था वहां पर। तो वो अगर हमसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ पर पूरा डेरिवेशन आप लोग लगा सकते हो। और वो उसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, वो डेरिवेशन करवा चुका हूँ। उसका रिजल्ट जो है dA/dt इक्वल्स टू L/2m विच इज कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना, dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड लॉ। अरे इधर तो बोर्ड आ गया अगला। यहाँ पर आप क्या फीड कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट का पूरा डेरिवेशन यहाँ पर आ सकता है इन द सेकंड लॉ, ठीक है, लॉज ऑफ एरियाज में। इज दैट क्लियर? ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर कम मार्क का है तो बस इतना सफिशिएंट है ना। थर्ड वाला जो है हमारा, दैट इज माय लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स मतलब बोले तो टाइम से जुड़ा हुआ कुछ लॉ है। टाइम से जुड़ा ये लॉ है कि ऐसा कुछ बोला गया है कि टाइम पीरियड दिस लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ, ध्यान रखें, स्क्वायर ऑफ time period of revolution is proportional to the cube of distance between them,
डिस्टेंस बिटवीन देम, बहुत अच्छा। और इस पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ना आप वापस से याद करोगे तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM आर क्यूब, ठीक है। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर GM आर क्यूब। कैसे आया था? अगेन वहां पर क्या क्या दिया सकता है? अगेन अगर मेरे पास ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ यही लॉ पूछा गया है, तो वो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वाला पूरा का पूरा डेरिवेशन एज इट इज यहाँ पर फिट कर सकते हो, ठीक है। दिस विल बी माय केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एक छोटा सा लॉ और है, छोटा सा लॉ क्या, छोटा सा टॉपिक और है इससे जुड़ा हुआ। वो जुड़ा हुआ टॉपिक क्या है देखो, मतलब ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी बता रहा हूं। क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका एक और नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ऐसी सैटेलाइट, जियो मतलब धरती, जियो मतलब धरती। और ये सैटेलाइट क्या होती है? इस सैटेलाइट जो होती है इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर्स। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर्स, विच इज इक्वल टू 86400 सेकंड्स। मुझे पता है, ठीक है। t इक्वल्स टू 24 आवर्स 86400 सेकंड्स। तो ये ऐसी सैटेलाइट है जो धरती के टाइम पीरियड का इक्वल है, धरती का टाइम पीरियड और उसका टाइम पीरियड इक्वल है ना। जब ये सैटेलाइट को आप देखोगे, जब ये सैटेलाइट को देखोगे तो ये कैसा लगेगा? इट विल अपीयर एज ए पॉइंट, इट विल अपीयर एज ए पॉइंट। ये कुछ ऐसा केस हो गया कि मैं चल रहा, ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और बी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से। तो ए बी को कैसा देखेगा? ए बी को कैसे देखेगा? रुका हुआ देखेगा। ऑल्दो दोनों चल रहे हैं, ऑल्दो दोनों चल रहे हैं। तो ठीक है, अगर मैं धरती पे खड़ा हूं, धरती इज आल्सो रोटेटिंग, इसका टाइम पीरियड क्या है धरती का? 24 आवर्स। किस सेंस में घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती है, वो मैं भी लिखवा दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती है। तो ये सैटेलाइट भी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती है, ठीक है। तो ये भी घूम रही है, ये भी घूम रही है, ये भी घूम रहा 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 है। तो हमें ये कैसा दिखेगा? हमें ये कैसा दिखेगा? एक स्टेशनरी दिखेगा, इसलिए रुका हुआ दिखेगा, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी। एक ही जगह रुका हुआ सैटेलाइट होता है, एक ही जगह रुका हुआ सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो it will appear stationary, it will appear stationary due to relative motion, due to relative motion, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड 24 आवर्स से, ठीक है। सेंस ऑफ रोटेशन बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, धरती भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसको नहीं पता है वो लिख लो, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। अरे बाप रे, इतनी बहुत बड़ी बात कर दी, सोचना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन है अर्थ का, ठीक है ना। टाइम पीरियड निकाल दिया, टाइम पीरियड पता है मुझे, तो क्या आर पता है? हाँ पता है, टाइम पीरियड पता है, तो मुझे क्या आर पता है। आप उस आर को निकालो कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलास, 4 पाई स्क्वायर GM स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर GM आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर GM आर क्यूब। टाइम पीरियड पता है, 4 पाई पता है, ये सब पता है। मास ऑफ अर्थ भी पता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आर निकल जाए। अब ये आर जो आएगा बच्चों, वो आएगा 4200 किलोमीटर निकाल रखा है मैंने, या फिर ऐसा दे रखा है, व्हाटएवर, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। 4200 किलोमीटर, आप सब वेरियस प्लेस करोगे तो ये 4200 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा पूछ ले कि धरती के सरफेस से कितना हाइट पर होगा, तो इस आर को आप r+h लिख लेना, इस आर को आप r+h लिख लेना। आर आपको पता है तो h मिल जाएगा। 4200 -6400 किलोमीटर, तो आपका हाइट मिल जाएगा, ठीक है
इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर हमारा थियोरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, चलो, हियर आर आवर क्वेश्चंस, ठीक है? देखो क्या हो रहा है, escape velocity for a rocket, escape velocity का क्वेश्चन है, ठीक है? for a rocket from the earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता भी है। its value on a planet where g acceleration due to gravity is double that on earth, वहां पर g क्या है? डबल है, ओके? g मतलब 2g है वहां पर। diameter of planet is twice that of earth, आपको क्या बताना है? escape velocity बताना है। नाउ ध्यान दो, escape velocity का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ g और r, वो क्या होता है? √2gr। नाउ अर्थ के लिए कितना है? 11.2 है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास दे रखा है, ओके? नाउ मुझे निकालना है फॉर अर्थ, और कोई दूसरा प्लेनेट है, कोई दूसरा प्लेनेट है, प्लेनेट P, ठीक है? उसका क्या है? उसका g डबल 2g है, तो 2 इंटू 2g, g इज डबल एंड डायमीटर ऑफ प्लेनेट भी ट्वाइस, डायमीटर प्लेनेट भी क्या कर दिया? ट्वाइस। अब डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल है, ये मुझे निकालना है, ठीक है ना? vp। अब क्या करूं? रेशियोज ले लेता हूं, रेशियोज ले लिया तो क्या हो गया? रूट से ये √2gr डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 ज्यादा है यहाँ पर, तो ये बाहर आ गया 2, ये हो गया √2gr, ये कैंसल आउट हो गया, इट इज इक्वल्स टू 11.2 डिवाइडेड बाय vp। vp कितना आया? वो प्लेनेट पे 22.4 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी होगा। बहुत ही अत्यधिक आसान क्वेश्चन, ठीक है? सिंपल से रेशियोज पे बेस्ड हमारा सवाल था। नेक्स्ट सवाल, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एस्केप 50 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ? नाउ यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगा। मुझे इतना पता है एस्केप वेलोसिटी, मुझे क्या कराना? एस्केप कराना, मतलब एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी मुझे, एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और मुझे दे रखा है मास, दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है? मास दे रखा है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा लूं? पर एस्केप वेलोसिटी का तो फॉर्मूले से तो कुछ लेना देना है नहीं, है क्या? हाउ मच, अच्छा एनर्जी, एनर्जी बताना है मुझे, एनर्जी बताना है, ठीक है? तो इतना तो क्लियर है कि जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वो मास से लेना देना नहीं होता है उसका, ठीक है ना? किस ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं उससे कोई लेना देना, मतलब 500 किलोग्राम एनर्जी में काउंट आएगा, ठीक है ना? वेलोसिटी मिल गई मुझे, और मुझे क्या देना? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एस्केप 500 किलोग्राम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है? इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाला अप्रोच भी ले सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी वाला अप्रोच भी ले सकते हो, ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाला अप्रोच अगर लेते हैं तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी वाला अप्रोच, अब मुझे किसी को धरती से बाहर ले जाना है, धरती से बाहर ले जाना है, तो मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना पड़ेगी, है ना? उतना एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, दैट इज क्या होगा? gmm बाय r, gmm बाय r के बराबर होगा। किसके कैसे कैलकुलेट कर लूं इसको? एक और, अच्छा इसको एक और फॉर्मूला ले सकता हूं, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, gmm बाय r स्क्वायर इनटू mr। तो ये मुझे पता है, ये आसान कर लिया मैंने, ठीक है? आसान कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो आप g की वैल्यू रखोगे, फिर धरती के मास रखोगे, वो मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू पता है, gm बाय r स्क्वायर दैट इज 9.81। हाँ या ना? कुछ इस तरीके से मैं क्वेश्चन को आसान बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं क्वेश्चन को आसान बनाता हूँ ना। 9.81 इंटू 500 इंटू, अब क्या करें? r, ये जो r है धरती का रेडियस 6400, खत्म। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी वाला तरीका मतलब मुझे एस्केप वेलोसिटी पता है, हाँ या ना? एस्केप वेलोसिटी पता है, तो हाफ ऑफ जिस ऑब्जेक्ट को फेंकना है उसका मास कितना? हाफ ऑफ mv एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
500 इंटू इसके वेलोसिटी कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अरे दो तरीके से सॉल्व हो गया, दोनों को सॉल्व कर लो, तरीका एक ही आएगा, ठीक है ना, आंसर एक ही आएगा, सॉल्व कर लेना आप लोग। मैं आंसर जो आ रहा है वो बता रहा हूं। जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.1 into 10 raised to power 10 जूल, ठीक है, 3.1 into 10 raised to power 10 जूल। बहुत आसान तरीका, पोटेंशियल एनर्जी वाला तरीका, काइनेटिक एनर्जी वाला तरीका, दोनों मैंने बताए हुए हैं, कर सकते हैं हम दोनों को, ठीक है ना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, आपको मास ऑफ द मून बोल रखा है, मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ मून बोल रखा है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नाउ क्या बोल रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट एस्केप वेलोसिटी। क्या बताना है, एस्केप वेलोसिटी बताना है ऑन द मून, एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून बताना है। क्या ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्या ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्यों, अरे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इज √2gr, √2gr ना। तो ये स्टैंड कर रहा है किसके लिए, और मैं ये जानता हूँ ये 11.2 है, मैं ये जानता हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ना। अब क्या करें, फॉर मून क्या हो जाएगा, ध्यान दो, फॉर मून क्या हो जाएगा, Vm, उसका जी कितना, अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा कब लगा रहा है फॉर्मूला वो भी ध्यान दो। अरे इंफॉर्मेशन रेडियस और इसके बारे में दे रखी थी, मास के बारे में, तो ये वाला लगेगा 2gm/r वाला फॉर्मूला। ऑल्दो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, मैं चाहूंगा अगर इसको कन्वर्ट अगर करना चाहूँ तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। चलो ना, ऑन द मून 2 times g, मास कितना, ये मास ऑफ मून जो है मास ऑफ 81 टाइम्स है, ठीक है। रेडियस कितने टाइम्स है, re/4 टाइम्स है, ठीक है, अत्यधिक आसान हो गया। नाउ 2gm/r की वैल्यू तो आपको पता है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √2gme/r की वैल्यू तो आपको पता है कितनी, इतनी, और ये चल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4/81 द रूट। अब 4/81 बाहर आया रूट से तो 2/9 हो जाएगा, और 2/9 टाइम्स ऑफ 11.2, तो 11.2 इंटू 2/9, ठीक है, ये सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.2 के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है। समझ में आया क्या करा, सिंपल फॉर्मूला प्लेस करना है मुझे, या तो ये वाला फॉर्मूला प्लेस करना है या फिर √2gr वाला प्लेस करना है, अकॉर्डिंग टू द डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलें आगे, ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसकी वैल्यू रख दी मैंने √2gr की, दैट इज 11.2, और ये हो गया रेसिप्रोकल करा 4/81 रूट के बाहर आया तो 2/9 का मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। बहुत छोटी ऑर्बिटल वेलोसिटी, सॉरी एस्केप वेलोसिटी आएगी, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, ध्यान दो, ओहो
a geostationary satellite is made to escape from the अर्थ, जियोस्टेशनरी से अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है और उसे एस्केप करवाना है फ्रॉम द अर्थ। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी टू बी इंक्रीज्ड, velocity to be increased। क्या करें, ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, इज मेड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। अब वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या मुझे पता है, क्या मुझे पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाँ पता है, ठीक है ना। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो घूमता है वो किस वेलोसिटी से घूमता है, ठीक है, वो कैसे निकालूं, और मुझे क्या करवाना है, उसके एस्केप कराना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा रिलेशन है, एस्केप वेलोसिटी जो होगी इट इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, इजंट इट। तो कितना बड़ा हूं मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, तो है √2 टाइम्स, और बढ़ा देता हूं, √2 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब √2 कितना हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे तो ऑलरेडी है, इतनी वेलोसिटी बढ़ानी है, पहले कितना था, परसेंटेज बताना है आपको, तो √2 v0 माइनस v0, परसेंटेज चेंज मैंने पहले भी बताया था, परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, तो 1.414 माइनस 1 डिवाइडेड बाय v0, तो 0.414 इनटू 100 दैट इज 41.4%। अत्यधिक आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना पड़ा। अरे चाहता तो मैं निकाल भी सकता था बहुत सारी चीजें, इतना सारा डेटा दे रखा था। ऑर्बिटल वेलोसिटी का टाइम पीरियड मुझे पता है, इट इज सॉरी जियोस्टेशनरी का टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड से आप चाहोगे तो वो कितने हाइट पे घूम सकता है, कितने हाइट पे घूमता है वो पता है, मतलब निकाल सकता हूं मैं। आप निकालोगे तो वो h = 6r आएगा, h = 6r आएगा, मैंने बताया भी था शायद से 42000000 - 6400, तो वो 6 टाइम्स ऑफ r आता है, ठीक है। आप निकाल लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर याद भी रख सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, h = 6r होता है, ठीक है। तो v = √2 v0, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, इतनी रफ्तार देनी पड़ेगी, तो √2 v0 माइनस v0 अपॉन v0, √2 होता है 1.414, 1.4414 माइनस 1 तो 0.414, ये मिल गया। नेक्स्ट अत्यधिक आसान क्वेश्चन है बच्चों, ग्रेविटेशन के बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कब कौन सा लगाएं। चलो कोई भी एक प्लेनेट है, कोई एक प्लेनेट है और ऐसे कुछ 2 3 4 A1 दे रखा है आपको, ये A1 बोल रखा है, ये A2 बोल रखा है, ये A3 बोल रखा है, ठीक है। फर्स्ट क्लास A1 A2 A3 बोल रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है, अभी तो जो क्वेश्चन दे रहा है वो बता, ठीक है ना। अब A1 को जो कंप्लीट करा है वो कितने में करा है, 2 डेज में करा है, ठीक है। A2 को करा है 3 डेज में, और A3 को करा है 6 डेज में, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो आपको A1 A2 A3 में क्या रिलेशन होगा वो एस्टेब्लिश करना है। अब मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ एरियास। लॉज ऑफ एरियास क्या होता है, dA/dt = कांस्टेंट।
ये बात जैसे ही ये क्वेश्चन देखो ये क्लिक हो जाना चाहिए कि dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो dA/dt कर देता हूं। ये रहा है A1, देखो A1/2, ठीक है, A2/3 और A3/6, ये किसी कांस्टेंट के बराबर है। ऐसा होना चाहिए लॉज ऑफ एरियाज न्यूटन केपलर का सेकंड लॉ। ठीक है, अब मैं 6 का सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 का इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 2 3 6 एक सब न्यूमरेटर वाले फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, 6 का 6/2 हुआ तो ये हो जाएगा 3A1, ये हो जाएगा 2A2 इक्वल्स टू A3। तो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड रिलेशन। अत्यधिक आसान क्वेश्चन, अत्यधिक आसान क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नाउ हियर वी आर एंडिंग अवर ग्रेविटेशन। यहाँ पर ग्रेविटेशन खत्म होता है। यू हैव टू फिनिश ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए उन्हें क्वेश्चंस को एक बार और कर लें, जो थ्योरी लिखवाई है वो अच्छे से पढ़ लें और बस सॉल्व कर लो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। फिर वी विल गो ऑन द मॉड्यूल्स या फिर डीपीपीस। ओके, थैंक यू।